हेलो एवरीवन। आज हम लोग टैक्स में डिडक्शन वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग एक नया सेक्शन पढ़ेंगे। कौन सा? सेक्शन 80 QQB एंड RRB, दो सेक्शंस पढ़ेंगे। 80 QQB क्या चीज़ के लिए है? ये है डिडक्शन इन respect of royalty income of authors या फिर of author और joint authors। क्या चीज़ का डिडक्शन है? ये डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑथर, रॉयल्टी इनकम है ऑथर का या फिर जॉइंट ऑथर का। ऑथर लोग कौन होता है? जिन लोग बुक लिखते हैं, लिटरेचर लिखते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑथर अगर किताब लिखता है ना, तो हिसाब से उसको 2% का रॉयल्टी मिलता है, रॉयल्टी इनकम हुआ उसके लिए। वो इनकम का डिडक्शन ऑथर क्लेम कर सकता है। कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 80 QQB में। तो डायरेक्ट आते हैं डिडक्शन वाले अमाउंट पे, क्योंकि डिडक्शन किसको मिलेगा वो तो पता है, ऑथर को मिलेगा या फिर जॉइंट ऑथर को मिलेगा। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना है? अमाउंट ऑफ डिडक्शन है सबसे पहला जितना उसका रॉयल्टी इनकम है या फिर 3 लाख रुपीज़, दोनों में से विच एवर इज लोअर, इतना रुपया का डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन क्लेम करना है ना इस सेक्शन में, तो कुछ कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। पहला कंडीशन, ये जो ऑथर है ना, ये इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। द ऑथर या फिर जो भी जॉइंट ऑथर है मस्ट बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। जब भी हम बात करेंगे रेसिडेंट का, तो रेसिडेंट में दो लोग आता है, एक रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दोनों लोग आ जाएगा। नॉन रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन, जो किताब वो लिखा है ना, द बुक रिटन बाय द ऑथर, जो किताब लिखा है ना ऑथर, वो किस चीज़ का होना चाहिए? इज ऑफ लिटरेचर का होना चाहिए या फिर कोई आर्ट का या फिर कोई सा भी साइंटिफिक नेचर का होना चाहिए, ठीक है ना। साइंटिफिक नेचर। एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, अदर देन न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन हो गया, न्यूज़पेपर मैगज़ीन, फिर पैम्पलेट हो गया, या फिर कोई सा स्कूल बुक्स हो गया, या फिर स्कूल का टेक्स्ट बुक बोलते हैं, या फिर ब्रोशर हो गया, ब्रोशर, या फिर डायरीज हो गया। ये सब चीज़ के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, ठीक है। वो लिटरेचर का बुक होना चाहिए, कोई भी आर्ट या फिर साइंटिफिक नेचर का किताब होना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन,
जो ग्रॉस टोटल इनकम है ना ऑथर का, ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ ऑथर इंक्लूड्स, क्या चीज़ इंक्लूड होना चाहिए? उसका जो रॉयल्टी इनकम है जो किताब लिख के मिला है, या फिर कोई सा भी कॉपीराइट फीस, एंड लमसम consideration for transfer of any interest in the copyright। अगर ऑथर अपना कॉपीराइट किसी को भी देता है तो बदले में तो उसको पैसा मिलेगा ना, वो सारा चीज़ जो है वो इंक्लूड कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एक और कंडीशन है, अगर एडवांस पेमेंट मिला है ना, एडवांस पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द बुक written shall be included in gross total income if it is not returnable। कहने का मतलब है कि अगर एडवांस पेमेंट मिला है और उसको रिटर्न नहीं करना है, और वो जो एडवांस मिला है वो किस रिस्पेक्ट में मिला है, जो किताब लिखा है ऑथर, तो वो भी इंक्लूड कर लिया जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम में। नेक्स्ट कुछ पॉइंट नोट करना होगा, पॉइंट्स टू बी नोटेड। जैसे सबसे पहला, अगर रॉयल्टी इनकम कमाया है फॉरेन कंट्री में, इज अर्नड इन फॉरेन कंट्री, मतलब बाहर में, देन deduction will be allowed to the extent of income earned in foreign currency, in foreign currency which is brought in India within 6 months from the end of the previous year। कहने का मतलब है अगर रॉयल्टी इनकम अर्न किया है किसी भी फॉरेन कंट्री में तो डिडक्शन कितना मिलेगा, डिडक्शन उतना ही मिलेगा जितना इनकम अर्न किया है फॉरेन करेंसी में, और उस फॉरेन करेंसी को इंडिया में लेके आया है कब, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल अपना प्रीवियस ईयर है 2019-20 है, तो प्रीवियस ईयर एंड कब होगा, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर होगा 31 मार्च 2020 को एंड होगा। यहाँ से विद इन 6 months, यहाँ से विद इन 6 months क्या होता है 30 सितंबर 2020। इसके पहले तक जितना भी फॉरेन करेंसी इंडिया में आया है, ठीक है ना, उतना ही रुपया का डिडक्शन मिलेगा। समझ आ गया। एक चीज़ और नोट डाउन कर लेना है
बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ रॉयल्टी इनकम इज नॉट रिसीव्ड इन lump sum, in whatever lump sum, अगर रॉयल्टी इनकम लमसम नहीं है, ठीक है ना, बट इज रिसीव्ड ऑन द basis of value of books sold, then in such, उस केस में क्या होगा, रॉयल्टी इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ value of books sold shall be ignored। यह हिसाब समझ करेंगे तो चीज़ जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 25, देखना सर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। क्या लिखा हुआ है सब में? लिखा हुआ है डिटरमाइन द अमाउंट डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 80 क्यूब इन द फॉलोइंग केसेस पर्टेनिंग टू द असेसमेंट ईयर 2000। अच्छा, असेसमेंट ईयर को चेंज कर लेना है क्योंकि हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर को ना चेंज नहीं कर पाए हैं। ये हो जाएगा असेसमेंट ईयर 2021, ठीक है। ये हो जाएगा सितंबर 2020, ओके। तो 80 QQB का डिडक्शन निकालना है। रॉयल्टी दे दिया हुआ है चारों बुक का, XYZ ये किताब का नाम है। इज इट लमसम पेमेंट फॉर असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट? क्या ये लमसम कंसिडरेशन है? नो। और एक किताब के लिए यस। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे अगर रॉयल्टी इनकम लमसम में नहीं मिला और ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द बुक्स मिला तो रॉयल्टी इन एक्सेस ऑफ 15% को क्या करना होगा? इग्नोर करना होगा। उसके बाद रेट ऑफ रॉयल्टी भी दे दिया हुआ है 18%, 17.5%, 12.5% और इसमें नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि इसमें लमसम पैसा मिला है और यहाँ पे लमसम पेमेंट नहीं मिला है, ऑन द परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड मिला है। एक्सपेंडिचर भी दे दिया हम लोग को। क्या रॉयल्टी फॉरेन से मिला? आंसर इज यस, नो, यस। अमाउंट रेमिटेड टू इंडिया इतना, ठीक। एक एक करके हम दिखा देते हैं, ठीक है ना, देख लेना है ध्यान से, बड़ा सिंपल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 26, कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। पहले किताब नंबर X का करते हैं। रॉयल्टी रिसीव्ड, कितना मिला रॉयल्टी? रॉयल्टी मिला है 90,000 मिला है, वो भी कितना परसेंट रेट में? एट द रेट ऑफ 18%। सी, रॉयल्टी 90,000 और रेट ऑफ रॉयल्टी कितना है? 18% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, ठीक है। उसके बाद लिखा है इज इट लमसम पेमेंट? तो आंसर इज नो। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लमसम पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड। Since lump sum payment is not received, so
रॉयल्टी in excess of 15% shall be ignored। ये हम लोग पढ़े थे ना अभी थोड़ी देर पहले रूल में। अगर रॉयल्टी मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, देन रॉयल्टी इन एक्सेस ऑफ 15% शैल बी इग्नोर्ड। इधर रॉयल्टी का रेट कितना है 18%, 15 से ज़्यादा कितना परसेंट है 3% है ना, तो 3% हम लोग इग्नोर कर देंगे, यानी कि हम लोग कितना कंसीडर करेंगे 15% ही कंसीडर करेंगे। इसका मतलब होता है कि हम लोग कंसीडर करेंगे कितना, सिर्फ 15% कंसीडर करेंगे। तो उस केस में रॉयल्टी इनकम कितना माना जाएगा, रॉयल्टी इनकम माना जाएगा 90,000 रुपीज़ जो मिला है वो तो 18% के रेट पे है ना, तो 15% कितना होगा 90,000 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 15, रॉयल्टी इनकम माना जाएगा कितना 75,000। ये हुआ रॉयल्टी इनकम। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है अमाउंट रेमिटेड टू इंडिया टिल सितंबर 70,000 है ना। अमाउंट रेमिटेड टू इंडिया विद इन 6 months कितना है, ये है अपना 70,000 रुपीज़ दिया हुआ है। मालूम है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रॉयल्टी इनकम अर्न्ड इन फॉरेन करेंसी। सही है। तो उस केस में ये रूल अप्लाई होता है जो पॉइंट टू बी नोटेड में हम लोग पढ़े थे। अगर रॉयल्टी इनकम अर्न कर रहा है, किया जा रहा है फॉरेन कंट्री में, तो डिडक्शन कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा टू द एक्सटेंट ऑफ इनकम अर्नड इन फॉरेन करेंसी विच इज़ ब्रॉट इन इंडिया विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। यानी कि प्रीवियस ईयर ख़त्म होने के बाद विद इन 6 months जितना पैसा वो इंडिया में लेके आया है उतना ही डिडक्शन मिलेगा। यानी कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB कितना होगा, ये हो जाएगा ₹70,000। समझ में आया, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट दूसरा किताब कौन सा है, वाई के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बुक रॉयल्टी इनकम कितना है 3 लाख रुपए। क्या ये लमसम पेमेंट है, आंसर इज नो। और रेट कितना है 17.5%। तो हम लोग क्या जानते हैं 15% से जितना ज़्यादा है ना उसको इग्नोर कर देना है। रॉयल्टी रिसीव्ड कितना 3 लाख रुपीज़, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम सेंटेंस लिखेंगे हम लोग, सिंस लमसम पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड सो रॉयल्टी इन excess of 15% shall be ignored। इग्नोर करेंगे, यानी कि हम लोग कितना कंसिडर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 15% कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे रॉयल्टी इनकम कितना माना जाएगा
रॉयल्टी इनकम माना जाएगा। 3 लाख रुपीज़ जो मिला है ये कितना परसेंट रेट पे, 17.5% के रेट पे, तो 15% कितना होगा, 3 लाख डिवाइडेड बाई 17.5 इंटू 15, ये हो जाएगा 257,143, इतना रॉयल्टी इनकम है। और दूसरा रॉयल्टी इनकम अर्न्ड इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में कितना रॉयल्टी इनकम कमाया है, 2,80,000, 2,80,000 रुपये, है ना। ध्यान से देखना है, रॉयल्टी इनकम है उसका 2,57,143 और इंडिया में पैसा लेके आया है 2,80,000 का, तो यहाँ पे उसको डिडक्शन कितना मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQB मिलेगा उसको 2,57,143 का। अब क्वेश्चन है क्यों, वो नोट में लिखे हम लोग, ये रहा, डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना रॉयल्टी इनकम है या फिर 3 लाख, दोनों में से विच एवर इज लोअर, यही पढ़े थे ना हम लोग। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अगर रॉयल्टी इनकम अर्न किया है फॉरेन कंट्री में तो डिडक्शन मिलेगा जितना का फॉरेन करेंसी वो इंडिया में लाया है विद इन 6 मंथ्स। अब इंसान कमाया 2 लाख, कितना कमाया, इंसान कमाया 2,57,143 और करेंसी, फॉरेन करेंसी जब इंडिया में आया तब उसका वैल्यू हो गया 2,80,000, तो डिडक्शन 2,80,000 थोड़ी मिलेगा, डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना उसका इनकम है। समझ आया, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जा रहा है ये अपना करेंसी की वजह से, रेट ऑफ एक्सचेंज की वजह से चेंज हो जा रहा होगा पैसा। समझ आया, ये है हिसाब। या फिर ऐसा भी हो सकता है रॉयल्टी कमाया 3 लाख रुपया और उसमें से मिला है 2,80,000, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या रहे हैं, 17.5% के रेट पे मिल रहा है, बट हम लोग सिर्फ 15% ही कंसिडर कर रहे हैं और बाकी को हम लोग इग्नोर कर दे रहे हैं। तो जो लोअर वाला अमाउंट है ना, वो क्या होगा, उतना का डिडक्शन मिलेगा। अभी भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक चीज़ दिमाग में बिठा लेना है, डिडक्शन मिलेगा कितना, सबसे पहला जितना उसका रॉयल्टी इनकम है, दूसरा जितना उसका रॉयल्टी इनकम अर्न्ड इन फॉरेन करेंसी है, और तीसरा ₹3 लाख। ये तीनों में ना लोअर वाला अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। ये है अपना क्रक्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कौन सा किताब है, जेड। रॉयल्टी इनकम कितना है, 6 लाख रुपीज़। क्या लमसम पेमेंट मिला है, आंसर इज नो, तो इसका भी सेम हिसाब है। बट रेट ऑफ रॉयल्टी कितना है, ये 15 से कम है, तो हम लोग पूरा 6,000 ही लेंगे क्योंकि ये 15% से कम है। यहाँ पे रॉयल्टी रिसीव्ड कितना है, 6 लाख रुपया। उसके बाद सिंस लमसम पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड, सो रॉयल्टी 15% से तो ज़्यादा है नहीं ना, रॉयल्टी ऑफ 12.5% शैल बी कंसिडर्ड। इग्नोर करने का यहाँ पे कुछ है नहीं। तो ये इंसान का
रॉयल्टी इनकम कितना हो गया, पूरा 6 लाख रुपया हो गया इसका रॉयल्टी इनकम। दूसरा, क्या ये रॉयल्टी फॉरेन से आया है? आंसर इज नो, रॉयल्टी इनकम फॉरेन से नहीं आया है। तो उस केस में डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB हो जाएगा 6 लाख या फिर 3 लाख रुपया रॉयल्टी इनकम, या फिर 3 लाख रुपया, विच एवर इज लोअर। आंसर इज 3 लाख। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक चीज़ देखना है, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ना छोड़ दे रहे हैं, छूट जा रहा है मिंटू से। एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग रॉयल्टी, खर्चा भी तो हुआ है ना, तो ये जो एक्सपेंस है ना ये सारा माइनस हो जाएगा इनकम से। जैसे यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया, मतलब छूट गया। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB कितना हो जाएगा? ये होगा 70,000 माइनस एक्सपेंसेस कितना है अपना 10,000 रुपीज़, तो यानी कि 60,000 होगा, या फिर 3 लाख रुपया, दोनों में से विच एवर इज़ लोअर, यानी कि रुपीज़ कितना होगा 60,000 हो जाएगा। यहाँ पे भी डिडक्शन कितना होगा माइनस एक्सपेंडिचर कितना है क्वेश्चन में 1,10,000 रुपये, करने से होगा 147,143 या फिर ₹3 लाख, विच एवर इज़ लोअर, यानी कि कितना आएगा 1,47,000 और 3 लाख में लोअर कौन सा है 1,47,143। यहाँ पे रॉयल्टी इनकम कितना है 6 लाख है ना, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB हो जाएगा 6 लाख माइनस एक्सपेंसेस कितना है 1,80,000, तो 4,20,000 रुपया या फिर 3 लाख रुपीज़, दोनों में से विच एवर इज लोअर, यानी कि 3 लाख रुपीज़ लोअर है। ये है हिसाब, क्योंकि हम लोग एक्सपेंस छूट जा रहा था हम लोग से। आगे बढ़ते हैं, बुक ए का हिसाब करते हैं। रॉयल्टी इनकम कितना है 8 लाख। क्या लमसम कंसिडरेशन है? आंसर इज यस। तो यहाँ पे रेट का तो सवाल कोई खड़ा होता ही नहीं है। ओके, एक्सपेंडिचर अर्नड फॉर अर्निंग रॉयल्टी 2,40,000, अमाउंट रेमिटेड टू इंडिया 7 लाख। करते हैं इसको, ये लास्ट टॉपिक है रॉयल्टी का सम्स का। कौन सा किताब है? ये है किताब ए का। इसका रॉयल्टी इनकम कितना है? रॉयल्टी इनकम है 8 लाख रुपीज़। और दूसरा रॉयल्टी इनकम इन फॉरेन करेंसी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? फॉरेन करेंसी में रॉयल्टी इनकम है 7 लाख रुपीज़, 7 लाख रुपया है। ठीक है ना। तो डिडक्शन कितना होगा? डिडक्शन तो लोअर मिलेगा, हम लोग पढ़े भी थे यहाँ पे नोट में। अगर रॉयल्टी इनकम अर्न किया जा रहा है फॉरेन कंट्री में, तो जितना फॉरेन करेंसी वो इंडिया में लेके आया है उतना का ही डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन मिलेगा 7 लाख रुपीज़ तो मिलेगा, माइनस एक्सपेंसेस कितना है 2,40,000, यानी कि 4,60,000 रुपीज़ और 3 लाख रुपया, दोनों में से विच एवर इज़ लोअर, यानी कि डिडक्शन होगा ₹3 लाख। समझ आया? हो गया। ये है अपना कहानी। जिनको जो भी डाउट है वो पूछ लेना।